नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी तक आधुनिक काल हमारा क्लास जो आधुनिक काल पे हम बात कर रहे हैं, आधुनिक काल पढ़ा रहे हैं, उसमें छायावाद हो चुका है। और छायावाद के आगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो काव्यधारा के जो रचनाकार हैं, यानी रामधारी सिंह दिनकर वगैरह, उनके सबको पढ़ा चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है भैया, कौन सा टॉपिक है यहाँ पे देख लो, प्रेम और मस्ती का काव्य। इसी को हम हालावाद आगे चल के बच्चन सिंह में जो पढ़ाते जो है, बच्चन सिंह नहीं, हरवंश राय बच्चन है, उनको भी पढ़ेंगे। और एक बार आपको नोट्स दिखा देता हूँ, इस प्रकार से हम पढ़ाएंगे आपको नोट्स अच्छी तरीके से। ये भी इसको ये याद नहीं होती ना इतनी रचना, आप लगता होगा कि मुझे याद कैसे होंगे। एक एक कहानी बताऊंगा, हरवंश राय बच्चन की कहानी जवान जो है रचनाएं आपको रट जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इनके बारे में ये अच्छी तरीके से हमने तैयार किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, तैयार करना है आप लोगों को। और बता दूं एक बार फिर से, मैं बार बार वही बताता हूं आपसे, चाहे आप 2 बार सुन ले चाहे 4 बार सुन ले। अगर आपको नोट्स लेना है तो ये नंबर भैया है 97 21 56 58 और 75। इस नंबर पे आप जब गूगल जो है व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, ठीक है, कि सर मुझे नोट्स लेना है, तब आपको नोट्स भेजे जाएंगे। प्राइस सिर्फ नोट्सों का 299 है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, सिर्फ नोट्स की कीमत है बस, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, ठीक है। तो इसी के चलते बहुत थोड़ा तो प्राइस रखना ही पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, यानी जो प्रैक्टिस में बनाऊंगा उसकी जो PDF होगी वो भी आपको दी जाएगी, ठीक है। प्रेम और मस्ती का काव्य हम पढ़ने जा रहे हैं। और बता दूं, नाटक भी पढ़ा रहा हूं, नाटक की जाके क्लास देखो, निबंध कंप्लीट हो चुके हैं, कविता पढ़ा रहा हूं, और हिंदी साहित्य के इतिहास तो पढ़ा ही रहा हूं। दूसरा, तीसरी यूनिट यानी भारतीय पाश्चात्य, भारतीय खत्म होने वाला है, पाश्चात्य शुरू होने वाला है, ठीक है। 25 अप्रैल टारगेट है, आप लिख लें किसी कॉपी में। 25 अप्रैल से पहले भैया मैं बता देता हूँ, 25 अप्रैल से पहले, ठीक है, मैं यानी उपन्यास निबंध छोड़ के सारे 8 यूनिट को मैं आपको पढ़ा के दूंगा, कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है। अदर कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही इनफ है आपके लिए, ठीक है। चलो, तो भगवती चरण वर्मा हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी रचनाएं, क्योंकि देखो भैया कुछ पता नहीं कि कब क्या रचनाएं, अगर आप पूछ ले कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, भगवती चरण वर्मा सबसे पहले इसमें आते हैं। इनका जन्म 1903 में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। मृत्यु इनकी 1981 में हुई थी, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1903 में। इनकी रचनाएं जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह, एक दिन सविनय और एक नाराज कविता। अब ये याद कैसे हो? देखो, मेरा टारगेट रहता है कि क्रम याद करने का, कि क्रम रचनाएं का पूछ लेता है। तो एक बात बता देता हूँ आपको, एक कहानी सुनाता हूँ यहाँ पे। बात ये थी, एक लड़की थी जिसका नाम था मधु। मधु जानते हो? माधुरी दीक्षित नहीं, मधु, ठीक है। उससे एक हमारे मित्र थे, बहुत प्रेम करते थे। मधु लड़की थी, उससे बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। ना जाने किसी बात से उनमें कुछ अनबन हो गई, लड़ाई हो गई। तो मेरे जो मित्र थे उनको बड़े मना रहे थे कि मान जाओ, हे देवी मान जाओ, ठीक है। पर वो मान गई। मानी किस लिए? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तुमको रंग बिरंगे से सामान ला के दूंगा, ठीक है। देख लेना, एक दिन मैं तुम्हें रंग बिरंगों का जैसा जैसा सामान ला के दूंगा। उनको मोह हो गया, वो मान गई, ठीक है। ना जाने एक दिन क्या हुआ, फिर से वो नाराज हो गई। नाराज एक दिन फिर ना जाने क्या हुआ, वो नाराज हो गई और भागी चली गई। भागी से भगवती चरण वर्मा। तो याद रखना, एक मित्र थे, एक जो है मधु नाम की लड़की से प्रेम करते थे, उन बीच में नाराज हो जाते हैं, उनको मनाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको रंगों से जो है रंग वगैरह से अच्छे तरीके से ला के दूंगा। फिर एक दिन वो नाराज होके चली जाती हैं, यानी भाग जाती हैं, यानी भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तो ये रचनाएं इनकी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी इसी प्रकार से कुछ कहानी वगैरह बना लोगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो मधुकड़ का समय क्या है? मधुकड़ का भी 1932 से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेम संगीत 37, मानव 40, रंगों से मोह 62, एक दिन, वेरी इंपॉर्टेंट इनका जो है कविता है, और सविनय और एक नाराज कविता 1984 में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, मधु से प्रेम करते थे, उनको मनाने के लिए कहा मैं तुमको रंग वगैरह ला के दूंगा, और एक दिन फिर वो नाराज होकर भागी चली गई, भगवती चरण वर्मा। याद हो गया, ठीक है। चलो, अब आते हैं हरवंश राय बच्चन। देखो, इनकी सिर्फ रचनाएं पढ़नी थी बस। हरवंश राय बच्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हालावाद के प्रवर्तक हैं, और इसी अभी COT PG में हालावाद पूछा गया है,
ठीक है। हरिवंश राय बच्चन आप जानते होंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। और ये इनकी आत्मकथाएं तो हर बार पूछी ही जाती हैं। 1907 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 2003 में, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इनकी इतनी रचनाएं मैं कैसे याद करूं, अभी बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। ये टोटल रचनाएं 25 की 25 रचनाएं कहानी में बांध के दूंगा आपको मैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हैं। तो कहानी क्या है इसकी थोड़ा समझो पहले। एक बार की बात है, आप लोग जानते होंगे कि घर में निमंत्रण वगैरह आते हैं, ठीक है। शादी वगैरह होती है तो बुलाते हैं लोगों को, तो निमंत्रण वगैरह, तो उसी से संबंधित कुछ है। क्या थी, एक बात मैं बताता हूँ। मेरे एक मित्र थे, ठीक है, कि बात यह थी कि साला बवाल हो गया कल। कब? साला बवाल हो गया कल कि उसने मुझे निमंत्रण दिया, कहा कि भैया आना, हमारे घर संगीत है। साला बवाल हो गया कल, उस निमंत्रण दिया उसने मुझे, कहा कि संगीत है मेरे घर आना। हमने कहा ठीक है भैया आएंगे, ठीक है। उसने कहा कि कुल के साथ आना, अपने परिवार के साथ आना। हमने कहा ठीक है हम आएंगे परिवार के साथ। साला बवाल हो गया कल, उसने मुझे निमंत्रण दिया, कहा कि संगीत है, आपको अपने कुल यानी परिवार के साथ आना है। हम अपने भैया सतरंगनी को लेकर पहुंच गए, सतरंगनी को लेकर उनके बंगले पर पहुंच गए, हो हल्ला करते हुए, खुशी मनाते हुए, ठीक है। वहाँ पहुँचे जब, तो हमने देखा, अब जब गए तो हम सोचा कि खाली हाथ क्यों जाएं, एक फूलों की माला ही लिए चले जाएं। मिलने के लिए अगर हम जा ही रहे हैं तो खाली हाथ क्यों जाएं, फूलों की माला ले लिया और मिलने के लिए वहाँ पहुँच गए। वहाँ देखा कि कुछ पत्रिका वाले इधर उधर आरती उतार रहे थे, पत्रिका वाले इधर उधर आरती उतार रहे थे, नाच गाना कर रहे थे, ठीक है, भांग पी रहे थे। हमारे अंदर इतनी गुस्सा आई, नाराज़ हो गया। हमने सोचा कि मन तो करता है कि इनके खंभे पे, इनको खंभे यानी खंभे पे जाके पटक दें, या इनको दो चट्टानों पे ले जाके, दो चट्टानों के बीच में ले जाऊं, फिर इनको गीता सुनाऊं, गीता के कुछ उपदेश दूं। बहुत दिन हो गए उनको मैंने गीता को सुनाया नहीं, ठीक है। फिर एक आवाज़ आई कि चलो यहाँ से जल समेटो और चले जाओ, ठीक है। हम स्वयं अपने आप में हंसने लगे। हमने कहा ठीक है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो ये मेरी एक कहानी थी, उससे संबंधित ये क्रम था एकदम से, एक समझ ला। फिर से एक बार दोबारा रिवीजन, कि साला बवाल हो गया कल, निमंत्रण दिया था संगीत का, तो साला से क्या हो जाएगा, मधुशाला 1935, बवाल से मधुबाला 1936, कल से मधुकलश 1937, और निमंत्रण से निशा निमंत्रण 1938, और संगीत से एकांत संगीत 1939। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, कविता है, कि साला बवाल हो गया कल, निमंत्रण दिया संगीत का, कहा कि चले आना। हमने कहा ठीक है हम चले आएंगे। तो साला मधुशाला मधुबाला मधुकलश निमंत्रण संगीत, तो 35 36 37 38 39, इसी प्रकार से क्रम याद रखना, सन याद करना है। देखो, साला बवाल हो गया कल, निमंत्रण दिया था संगीत का, 35 36 37 38 39, एक क्रम में, ठीक है। फिर क्या हुआ, हम कुल के साथ यानी परिवार के साथ, तो कुल यानी आकुल मतलब अंतर, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी साथ, अपनी सतरंगिनी के साथ हम पहुँचे थे 1945 में। कहाँ से, बंगले से, यानी उनके बंगले पे आना, राजा मोरे बंगले पे, ठीक है। तो बंगाल का अकाल 1946 किसकी कविता है, हरिवंश राय बच्चन। हुला ही हल्ला हुल्ला करते पहुँचे थे, हुला हल 1946। खादी के फूल सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन के जोड़ से है, ठीक है। खादी के फूल 1948, सूत की माला 1948, दोनों देखो, खादी के फूल और सूत की माला 1948 में है। मिलन यामिनी 1950, मिलन यानी कब आया भैया, 1950। प्रणय पत्रिका 1955, धार के इधर उधर, वेरी इंपॉर्टेंट, धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध और नाच घर 1958, त्रिभंगिमा 61 में, चार खंबे 64 फुटे 1962 में, दो चट्टाने कब आई भैया 65 में, नागर गीता 66 में, बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुम्हें यार, ये गाना तो सुना ही होगा। तो बहुत दिन बीते, याद रखना, बहुत दिन बीते, ठीक है, 1967 में। कटती प्रतिमाओं की आवाज़ 1967, उभरते प्रतिमानों के रूप, जल समेटा और स्वयं हंसा, यानी स्वयं हंसा,
ठीक है, इंपॉर्टेंट 1981। एक बार फिर से ट्रिक को याद रखें भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है कि साला बवाल हो गया कल। उसने मुझे निमंत्रण दिया कि हमारे घर संगीत है, आकर देख जाना अपने कुल यानी परिवार के साथ। ठीक है, तो हम अपने सतरंगनी को लेकर उनके बंगले पे हल्ला हुल्ला करते पहुंच गए और एक फूल की माला ले लिए हाथ में। मैंने कहा फूल लेके जाएंगे, फूल की माला लेकर जाएंगे और वहाँ उनसे मिलेंगे जाके। जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कुछ पत्रिका वाले इधर उधर आरती उतार रहे हैं। पत्रिका वाले इधर उधर आरती उतार रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, भांग पी रहे हैं। मन तो किया कि इनको 4 खंभे में बांध के उसके बाद 2 चट्टानों के बीच ले जाकर इनको गीता सुनाऊं। बहुत दिन बीतते हुए ऐसे खड़ा रहा। फिर एक आवाज़ मन में आई कि ऐसा करो भैया, यहाँ से जल समेटो और स्वयं हंसते हुए निकल जाओ। ये कहानी थी, छोटी सी कहानी, 25 की 25 रचनाएं आपको मिल गई एक ही कहानी में। थोड़ा 1-2 बार इसको समझना, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हरिवंश राय बच्चन की कविताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखो सबसे अच्छी बात, इन्होंने हालावाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। हालावाद मधुशाला तो आपने सुना होगा। मधुशाला मैंने पंक्तियां भी कई बार बोली है मधुशाला की। ठीक है, तो हालावाद नाम से इसीलिए नाम से एक नवीन वाद का प्रवर्तन किया। सन 1933 से 1936 तक हालावाद का समय माना जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1935 में सबसे पहले मधुशाला का जो वाचन किया था हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही, जो है हरिवंश राय बच्चन ने सबसे पहले पढ़ा था उसको। ठीक है, बेचियों में। और एक बात, इनसे जुड़ी एक बात और बताना चाहता हूँ कि मधुशाला बंद करने की कगार पे थी, यानी लोग इसके खिलाफ हो गए थे कि इसमें शराब यानी नशे की बात की गई है। ठीक है, तो जब्त करने लायक हो गया था। तो गांधी जी के पास ये बात पहुंची कि एक जो लेखक हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो कविता में अपने नशे की बात की है, शराब की बात की है। ठीक है, तो वो वहाँ जाते हैं, उनको बुलाया जाता है हरिवंश राय बच्चन को गांधी जी के पास, गांधी जी अपने पास बुलाते हैं और हरिवंश राय बच्चन भी वहाँ पर जब जाते हैं तो 4 लाइनें सुनाते हैं वहाँ पे। वो दिवाली वाली पंक्ति है जो, ठीक है, सुनाते हैं तो गांधी जी कह देते हैं कि इसमें कोई वैसे बड़ी बात है नहीं, अच्छी है, ठीक है, आप जाके गाओ। ठीक है, मतलब प्रकाशित करवा सकते हो। ठीक है, तभी जाके ये बच्चन सिंह बचे थे वहाँ पे, वैसे गांधी जी जब्त करवा देते। पर गांधी जी जब सुना तो इन्होंने इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो हरिवंश राय बच्चन ने उनको समझाया भी कि इसमें ये प्रतीक है एक कविता। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनकी प्याला। ये वही पंक्ति है जो उन्होंने वहाँ सुनाया था। ठीक है, बच्चन जी ने कवियों में सौम्य संत रचना सुमित्रान पंत को समर्पित किया था। और एक बात बता दूं, यहाँ पे जुड़ी एक बात अच्छी है। ठीक है, जब उनकी आत्मकथा पढ़ोगे, क्या बोलूं कि याद करो, तो उसमें बताते हैं हरिवंश राय बच्चन की, जो हरिवंश राय बच्चन यानी क्या नाम है उनके लड़के का नाम, क्या बोल गए, अरे अब अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन का अमिताभ नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो उसमें बताते हैं अपने, जो है क्या बोलूं कि याद करो, आत्मकथा में उसमें बताते हैं कि सुमित्रान पंत एक दिन उनके घर आए हुए थे, बच्चन सिंह के घर, हरिवंश राय बच्चन के घर आए हुए थे, और तभी अमित जी का जन्म होता है। ठीक है, तो पूछते हैं कि इनका नाम क्या रखा जाए, तो पंत ने ही उनको नाम दिया था अमित नाम दिया था, तो वहीं से नाम उनका पड़ा था अमिताभ बच्चन। दूसरी बात, आपको एक बात यहाँ पे एक अच्छी बात बताना जा रहा हूँ कि आपको पता है कि आज जैसे जो कवि सम्मेलन होता है, ठीक है, और जिस इतना पैसा चलता है, जैसे कुमार विश्वास हो गए, सब बड़े बड़े जो कवि हो गए, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे जो पैसे लेते हैं, इनकी शुरुआत किसने की थी। क्योंकि इससे पहले आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद हैं, और उनके पहले जो कवि हुए हैं, निराला हुए, बहुत पैसे नहीं पाते थे। ये पैसों की शुरुआत हरिवंश राय बच्चन ने ही की थी, कवि सम्मेलन की। उन्होंने पंत उनके जब घर जाते हैं तो कहते हैं कि
जब मुझे सुनाना ही है तो कुछ प्राइज रख दिया। तो सबसे पहले 100 रुपये रखा था इन्होंने, हरिवंश राय बच्चन ने। वहीं से कवि सम्मेलन में पैसों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर निराला ने भी जो है, निराला तो निराला ही है, राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे उनकी तब बताएंगे। ठीक है, चलो अब आपको बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन पर उमर खयाम की रुबाइयाँ का गहरा प्रभाव पड़ा। ये बात बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उमर खयाम की रुबाइयों से ही तो इनकी मधुशाला निकली हुई है, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश की रचना की। इन तीनों काव्यों की लोकप्रियता का कारण रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त प्रेम और मस्ती की अनुभूति को बेहद सरल सहज भाषा में लिखना है। और आपको बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन को ना भैया हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। हिंदी का बायरन कहा जाता है। हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। यही बात बता रहा था, खादी के फूल जो सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन की सम्मिलित रचना है। दोनों लोगों ने बैठ के लिखी थी एक साथ में। ठीक है, 25 रुपये वाले पेन से लिखी थी। ठीक है, अब इनके बाद आते हैं हरिकृष्ण प्रेमी। इनका जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु 1974 में हुई थी। 1908 में ही। और किसका जन्म होता है, किसका जन्म होता है हिंदी साहित्य में, कमेंट करके बताएं आप लोग। ठीक है, इन्होंने देखा कि आंखों में अनंत के पथ पर जादूगर है तेरे अग्निगान में। ठीक है, आंखों में मैंने देखा। ऐसे कर सकते हो कि आंखों में तेरे जादू है। ठीक है, आंखों में अनंत के पथ पर जादूगरनी, अग्निगान वंदना के बोल। ये किसकी भैया पंक्तियां हैं? हरिकृष्ण प्रेमी की। वेरी इंपॉर्टेंट है। आंखों में 1928, अनंत के पथ पर 1932, जादूगरनी 32, अग्निगान 40, वंदना के बोल किसकी है? हरिकृष्ण प्रेमी की है। इसके बाद आते हैं नरेंद्र शर्मा। 1913 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु 1989 में। इन्होंने लिखा प्रभात फेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1938। प्रवासी के गीत 3-4 बार इंपॉर्टेंट, 1938। पलाश वन नहीं भूलना है, 1940 में। मिट्टी और फूल 1942, कामनी 42, हंसमाला 47। ठीक है, रक्त चंदन 48, अग्निशस 50 में, कदलीवन 53, द्रौपदी नहीं भूलना है 60 में, उत्तराजय 65, बहुत रात गए 67, सुवर्णा 1971। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने देख लिया, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुवीरा भी इन्हीं की रचना है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये आपको भूलने नहीं है। 1915 में इनका जन्म, मृत्यु 1995 में। क्योंकि इनकी रचना अपराजिता, ठीक है, मैं बता देता हूँ, अपराजिता पूछी जा चुकी है। ठीक है, और मधुलिका, ये भी मधुलिका भी पूछी जा चुकी है। तो मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941। आपको पता होना चाहिए कि एक बार जो मधु थी वो पराजित हो गई थी किरण से। क्यों पराजित हुई थी? क्योंकि लाल चुनर ओढ़ के नहीं गई थी, इसीलिए पराजित हो गई थी। और जो लाल चुनर था उसका आंचल कैसा था? लाल ही था। तो अंचल से याद रखना, कौन? रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941 और करील 1942, लाल चुनर 44, वर्षांत के बादल 54 में, अब विराम चिन्ह 57 में किसकी है? किसकी भी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। आपको पता होना चाहिए कि रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, इंपॉर्टेंट बात आ गई आपके सामने। आपसे पूछे, देखो, हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन, मानसलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, इसके बाद आते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, जो 1916 में इनका जन्म, 2011 मृत्यु हुई थी। रूप अरूप तीर तरंग सिप्रा मेघ गीत, रूप अरूप तीर तरंग सिप्रा मेघ गीत, रूप अरूप तीर जो है, रूप अरूप तीर तरंग सिप्रा मेघ गीत, जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अवंतिका राधा भी इन्हीं की है। विद्यावती कोकिल, देखो, विद्यावती कोकिल, अंकुरिता, पुनर्मिलन, माँ, आरती, सुहागिन। ठीक है, सुहागिन किसकी रचना है? विद्यावती कोकिल की। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, देखो, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जो है वो नहीं है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। इन्होंने लिखा है एक विहाग, आशा पर्व, पत्नी जो है बोलों के देवता। ये किसकी हैं भैया? सुमित्रा कुमारी सिन्हा की हैं। इंपॉर्टेंट है।
ये कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप जानते होंगे श्यामलाल पार्षद ने मार्च 1924 में प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय गीत कौन है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, और हम नाटक पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे डंडा ऊंचा रहे हमारा। बताइए डंडा ऊंचा रहे हमारा ये गीत किस नाटक में आया है, किसके द्वारा गाया गया है, कमेंट करके बताएं अगर आप यूजीसी नेट के बच्चे हैं तो। की रचना की ये तो आपसे पूछा झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत किसने लिखा, श्यामलाल पार्षद ने लिखा था, मार्च 1924 में लिखा था। ठीक है, और इसी जो गीत इसी वर्ष यानी जब लिखा गया था तो जलियांवाला बाग जानते होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के 5वें वर्ष पूरे होने पर 13 अप्रैल 1924 को कानपुर के फूलबाग मैदान, याद रखना फूलबाग मैदान में लोगों के समक्ष उस टाइम नेहरू जी की उपस्थिति में ये गाया हो गया था। कुछ एक एक रचनाकार हैं उत्तर छायावाद के जो ब्रजभाषा काव्य लोग हैं उनकी भी देख लेते हैं। अमृतलाल चतुर्वेदी देख तो लिखते हैं श्याम संदेशो गालिब अमृत, श्याम संदेशो गालिब अमृत, याद रखना अमृत से अमृतलाल नागर और श्याम से श्याम संदेशो, याद रखना। बलदेव प्रसाद मिश्र आते हैं, उन्होंने लिखा श्रृंगार शतक वैराग्य शतक श्याम शतक 1958, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बलदेव प्रसाद शतक सब बलदेव प्रसाद लिख के चले। डॉक्टर रसाल आते हैं, इन्होंने लिखा है अजस मोचन रसाल मंजरी उद्धव शतक। देखो क्या बात है, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का भी है पर इनका भी उद्धव शतक है, याद रखना डॉक्टर रसाल का। ऋषिकेश चतुर्वेदी, इन्होंने रामकृष्ण काव्य लिखा 1943 में, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब भूल जाना पर ये नहीं भूलना है शिव केंद्र त्रिपाठी, इन्होंने जो लिखी है वो कोई नहीं लिख पाएगा, ब्रजवर्तिका, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछी जा चुकी है एक बार, शिव केंद्र त्रिपाठी। आप ये नहीं कह सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या नहीं पूछा जाएगा, तो जितना हो सके उतने रचना जितनी याद कर पाओ करो। ये नेट में तो काम आएंगे, टीजी रिपीट देने चलेंगे उसमें तो बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो ब्रजवर्तिका किसकी रचना है, शिव केंद्र त्रिपाठी। किसकी है भैया, शिव केंद्र त्रिपाठी। किसकी भैया, शिव केंद्र त्रिपाठी। अगले आते हैं लक्ष्मीनारायण सिंह ईस के, इन्होंने लंका दहन लिखा 1950 में, जो खंड काव्य है। गोपाल प्रसाद व्यास ने रंग जंग और व्यंग लिखा है, गोपाल प्रसाद व्यास ने। बस खत्म है। अखिलेश त्रिवेदी थे, उन्होंने गंगा लहरी लिख दी 1947 में। कब लिखी, गंगा लहरी 1947 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो तो ये थे हमारे जो है आज प्रेम और मस्ती का काव्य। हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर बताएंगे, फिर प्रगति और प्रयोग और नई कविता में अंतर बताएंगे, फिर प्रगति प्रयोग नई और समकालीन कविता में अंतर बताएंगे। अच्छी तरीके से हम तुलनात्मक अध्ययन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, याद करते हुए चलो, ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा को याद करें कि मधु के नाम से एक प्रेम हुआ, उसको मनाने के चक्कर में खूब रंग वगैरह दिए और फिर एक दिन मुझसे नाराज होकर चली गई। साला बवाल हो गया, कल निमंत्रण दिया संगीत में पर हम गए तो वहाँ सब देखा क्या हाल चाल। तो ऐसी कहानी से जोड़ने की कोशिश करो। चलो आज तो हमारा यही तक रहता है और मिलते हैं हम बहुत जल्द अगली क्लास में। मैं फिर कहता हूँ अगर आपको पढ़ो, देखो क्लास भी देखो, नोट्स भी पढ़ो, तब जाके आप रिवीजन बार बार रिवीजन खूब पढ़ोगे, तभी जब रिवीजन खूब करोगे तभी सबसे जो है आपका अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ ऐसे नहीं लेटे लेटे बिस्तर पे हम ऊपर पंखा चल रहा है नीचे बेबी सोता है, ठीक है, क्लास देख लिए बस खत्म, नहीं, कोई मतलब नहीं है। नोट रिवीजन करना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूँ कि नोट्स खरीदो, कोई जरूरी नहीं पढ़ पाओ, 2-3-4 बार रिवीजन मेरी क्लास का कर सकते हो तभी अच्छा है। अगर नोट्स ले लोगे तो उतना टाइम बच जाएगा, आप रिवीजन फास्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा जब भी मेरी क्लास खोलोगे तो मुझे समझाते हुए आप पाओगे, ठीक है। तो एक बार क्लास देख लिया फिर नोट्स रिवीजन कर लिया, बस आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 300 रुपये नहीं 299 बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक दिन सिर्फ एक दिन का अपना समझ लो खाना पीना बंद कर दोगे 300 रुपये चले जाएंगे, ठीक है। बाहर रोड पे जाते हो तो 150 खर्च हो जाते हैं, तो 300 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो यही तक रखते हैं।